नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी तमाम खबरों की, जिन पर हमारे सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर संसद सत्र के आखिरी दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला और यह हंगामा दोनों सदनों में हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। संसद बजट के आज भाग्य का आज आखिरी दिन है। जिस तरीके से संसद में बजट को लेकर काफी विपक्षों का हंगामा चल रहा था, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से अडानी को लेकर जो है मामले में गरमाई नजर आ रही थी। इस तरीके से बजट को शुरुआत जब की गई थी तो इस बजट में सबसे पहले अडानी का नाम सामने आ रहा था। जेपीसी की तैयारी कराने के लिए विपक्ष जो है मांग कर रहा था, लेकिन अब 13 तारीख तक के लिए जो है संसद राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। इससे चलते हुए राज्यसभा को 13 मार्च के सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के बजट सत्र से पहले भाग का आज आखिरी दिन का बजट सत्र के अंतिम दिन भी अडानी मामले पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा था। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षों के सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ा ने लोकसभा में चर्चा के दौरान बताया कि 27 जनवरी 2023 प्रधानमंत्री मोदी योजना के तहत लगभग 39 करोड़ ऋण दिया गया है। जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर बजट पेश को लेकर जो है आज आखिरी दिन बताया, आखिरी दिन न था, लेकिन उसके बाद भी मामला जो है गर्माता हुआ नजर आया। जब विपक्षों का जो हंगामा चल रहा था उसमें चल रहा था कि जिस तरीके से सांसदों का हंगामे में जो है अडानी का नाम सामने आ रहा था और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के जो भाषण दिए थे उसमें से कुछ चंकों को भी जो है हटाया गया है। लेकिन उसी के बाद में जब हंगामा विपक्ष का देखने को मिला तो संसद को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की। अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज बाबा बागेश्वर धाम के मंदिर में हाजिरी लगाई। उन्होंने यहाँ पे भगवान हनुमान के पूजा अर्चना किया और उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात की। उन दोनों की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई। उसके बाद मीडिया के सवाल जवाब में कमलनाथ ने कहा कि मैं हनुमान जी का पुजारी हूं और मैं हनुमान जी से मिलने आया था, क्या बीजेपी ने धर्म का ठेका ले रखा है। वहीं कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के सवालों से बचते भी दिखे। बता दें कि अगले इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर हर पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। वहीं यह दौरा कमलनाथ का कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कमलनाथ बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को ही अपनी धार बना रहे हैं। बीजेपी की पिच पर उतरकर वो बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को लगातार हिंदू के ताने बानों से कमलनाथ जवाब देते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के 2 दिवसीय जो कार्यक्रम किया जा रहा था, उसमें जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद ने विवादित बयान दिया है और ये विवादित बयान रविवार को दिया है, जिसके बाद अब गर्मा गर्मी भी शुरू हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धीर राजपूत। दिल्ली के रामलीला मैदान में मंच से एक ऐसा बयान आया जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के मंच से कल जो बयानबाजी हुई उसके बाद राजनीति तेज हो गई है। जमीयत उलेमाए के हिंद के जो मौलाना हैं अरशद मदनी, जिनका बयान आया कि हिंदुओं के जो पूर्वज थे वो मुसलमान थे और उन्होंने ओम और अल्लाह को एक बताया, जिसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बयान के आने के बाद इसको लेकर के अन्य जो धर्म गुरु थे उन्होंने नाराजगी जताई, आपत्ति जताई, लेकिन उसके बाद भी जो है आज की बात करें तो आज भी जो है अरशद मदनी इस बयान पर कायम है। उनका कहना है कि मैंने जो बयान दिया है मैं आज भी उस पर कायम हूँ। वहीं अन्य धर्म गुरु जो है इसको लेकर के नाराजगी दिखा रहे हैं। कल जिस तरीके से मंच से बयानबाजी हुई उसके बाद वहाँ पर जो भी धर्म गुरु मौजूद थे, अन्य धर्मों के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मंच को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग एकता के भाव से आए थे, यहाँ पर सभी को एकजुट करने के लिए आए थे, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी अगर यहाँ पर होगी तो फिर हम लोग कैसे इसको आगे ले जा पाएंगे। वहीं इसके बाद जो है आपको बता दें कि पहले भी इस तरीके के बयान आते रहे हैं। पहले भी एक मौलाना ने इस तरीके से बयान दिया, कहा कि हिंदुओं के जो पूर्वज हैं वो मुस्लिम हैं। उसके बाद भी राजनीति तेज हुई थी। उसके बाद अब दोबारा से इस तरीके का बयान आया, जिसके बाद अब जो है अन्य धर्म गुरु इस पर खासी नाराजगी दिखा रहे हैं। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस।
लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। 3 दिन तक चलने वाले G20 सम्मेलन की शुरुआत आज राजधानी लखनऊ में हो चुकी है। सबसे पहले कार्यक्रम के इनॉग्रल सेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहे। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा करी गई। G20 का जो सम्मेलन है वो यूपी के 4 शहरों में आयोजित किया गया है, जिसमें लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और ग्रेटर नोएडा है, जहां पर ये अलग अलग बैठकें की जाएंगी। आज जो शुरुआत हुई उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे जो बड़ी समस्या है वो इस समय साइबर फ्रॉड को लेकर है और इसी को लेकर इस संबोधन में चर्चा करी गई। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अवेयरनेस की जो है वो काफी जरूरत है। इस बात पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। G20 में शामिल सभी देशों ने कहा कि मौजूदा हालात में साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या है और डिजिटल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की वजह से काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आज का ये जो इनॉग्रल सेशन था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर डिजिटल के बढ़ावे को लेकर कार्य किए गए हैं, किस तरीके से विभागों में डिजिटल जो प्रणाली है, ई प्रणाली, उसको लागू किया गया है और इसके अलावा किस तरीके से तकनीक के साथ में लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एरो इंडिया भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से भारत की जो ऊंचाई है वो काफी ऊंचाई छू रहा है, उस पर बात की जाए तो एरो इंडिया की, तो एरो इंडिया को अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इससे पहले अपने संबोधन में पीएम ने भारत की बढ़ती रक्षा ताकत और मेक इंडिया की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत कला का भारत का एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसकी ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंचाई उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज भारत के संभावना और समर्थक प्रमाण की हमारी सफलता दे रही है। आकाश में गर्जना करते थे तेजस्वी विमान के मेक इंडिया की सफलता का प्रमाण है। 21वीं सदी का नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। भारत ने बीते 8 से 9 साल में अपने एयर डिफेंस के क्षेत्र का कार्यकल्प कर दिया है। हम अभी भी इस केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारी लक्ष्य है कि हम वर्ष 2024-25 का डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक ले जाएं। भारत अब डिफेंस उत्पादों देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने आज साफ कह दिया, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसकी सफलताओं को गिनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो उसी को देखते हुए, जिस तरीके से जब काफी देशों का नाम आगे आ रहा है, तो उसी को देखते हुए देश जब आगे बढ़ता है तो उसको जो है पूरी तरीके से सफलताएं मिलने का प्रयास किया जाता है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर हैं। इस दौरान जिलों को सीएम ने क्या सौगात दी है, बता रही हमारी संवाददाता अंजना गोयल। मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। वहां की जनता को जितनी सरकार से उम्मीदें थी उस पे एक कहीं भी कोई खरा उतरने की कोई कोशिश नहीं की गई। जिस तरह से वो 94 करोड़ 53 लाख की घोषणाएं जरूर कर गए हैं, लेकिन वो कितनी धरातल पर उतरेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही उनका कहना है कि पलायन गांवों से क्यों हो रहा है। ऐसी वार्ता उन्होंने छात्रों के साथ की और उनको बताया कि पलायन होने का कारण कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार की एकदम से चाहत और पैसा कमाने की चाहत की वजह से वे गाँव से पलायन कर रहे हैं। लेकिन पौड़ी की जनता उनसे पूछना चाहती है कि जब गाँवों में सरकार कोई रोजगार ही नहीं दे रही है तो युवा वो गाँवों में रहकर क्या करेगा, क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। तो ऐसे में उसका पलायन करना तो मजबूरी बन जाती है। सरकार को चाहिए कि गाँवों में कुछ रोजगार की व्यवस्था करके दे, जिससे युवा अपना वहीं पर भरण पोषण करने का जरिया बना सके। साथ ही उनका जो घोषणाएं कर गए हैं वो सिर्फ सड़कों के लिए, पार्कों के लिए, कोई विकास की बात वो नहीं करके गए हैं। जो एक आम जनता को वहाँ की पौड़ी की उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ विकास की बात करेंगे, जबकि पौड़ी गढ़वाल ने 5-5 उत्तराखंड को मुख्यमंत्री दिए हैं, उसके बावजूद भी पौड़ी की इतनी उपेक्षा हो रही है वो सही नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री जी कुमाऊं के दौरे पर जाते हैं तो करोड़ों रुपए की वहाँ पर विकास की बात, घोषणाएं और बहुत सारी चीजें करके आते हैं। तो ये भेदभाव वाला रवैया क्यों अपनाया हुआ है मुख्यमंत्री ने कि पौड़ी गढ़वाल के साथ में और कुमाऊं के साथ में, दोनों के साथ भेदभाव इस तरह से करके वो कि कुमाऊं के लिए सब कुछ और पौड़ी गढ़वाल के लिए
लिए कुछ भी नहीं। ये सरकार के से पौड़ी गढ़वाल की जनता जानना चाहती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों के परिसीमन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय ठहराया है। इस खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पूजा झा। जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया को सही ठहराया है। साथ ही साथ परिसीमन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने साफ किया था सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मसले पर विचार नहीं किया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच के सामने याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है। याचिकाओं में कहा गया था परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई, नए इलाके शामिल किए गए। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया लागू की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं लागू किया गया जम्मू कश्मीर में, ऐसा कहा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की जो प्रक्रिया थी वो सही तरीके से लागू हुई है। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा झा। न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी दिनकर आनंद ने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लगातार सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या न्यायपालिका का राजनीतिकरण करना सही है। वहीं इस पे कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस फैसले के बाद लोगों का जुडिशरी सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। वहीं कांग्रेस सचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का 2012 का एक वीडियो शेयर किया। इसमें जेटली कहते हुए दिख रहे हैं कि सेवानिवृत्त होने से पहले के फैसले सेवानिवृत्त के बाद की नौकरियों को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो के बाद ट्विटर पर जयराम रमेश ने लिखा कि यह पर्याप्त सबूत है कि पिछले 3-4 सालों में हमारे देश में क्या हो रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस ने लगातार सवाल खड़े किए, तो इस पर अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी की निजी जागीर नहीं है। अब उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि यह देश लॉ प्रावधानों से चलेगा, ना कि उनकी निजी विचार से चलेगा। आपको बता दें कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था। राम मंदिर के फैसले में तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई की 5 सदस्यीय टीम के हिस्सा थे सैयद अब्दुल नजीर, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जंग छिड़ी हुई है और अब मदरसों में फंडिंग जकात को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। सिद्धार्थनगर का क्या है हाल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। प्रदेश में मदरसों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, जिसकी फंडिंग को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां जांच भी कर रही है। सरकार अब सुरक्षा एजेंसियों से जांच करवा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल से सटे हुए ये मदरसे जो हैं 597 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, वहीं 528 गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो उनकी फंडिंग का और आय व्यय का ब्यौरा लेने के लिए जो है सरकार जो है अब सुरक्षा एजेंसियों से जांच करवा रही है, किस तरह से इनको फंडिंग होती है। तो उसकी व्यवस्था को देखकर सरकार ने अब सुरक्षा एजेंसियां लगा दी है, तो उसको लेकर बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है, जिसको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। सिद्धार्थनगर जिले में जो 597 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, वहीं 528 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो इनके फंडिंग को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है, तो जांच भी कर रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। देहरादून में बेरोजगार युवाओं का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब ये युवा गांधी पार्क से उठकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी अभय कवित्रा ने।
हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर। शहीद स्मारक कचेरी परिसर में स्थित है और यहाँ पर जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अब भी डटे हुए हैं। 8 तारीख से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। 8 तारीख की घटना थी जब पुलिस के द्वारा इनको उठाया गया था और उसके बाद 9 तारीख को गांधी पार्क और घंटाघर दोनों ही जगहों पर ये कह सकते हैं कि बेरोजगार अभ्यर्थियों ने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया था। पुलिस लाठीचार्ज भी हुई थी। तब से उसके बाद से यानी 9 तारीख के बाद से देर शाम से ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी कह सकते हैं कि हजार संख्या में थे जो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में जिनको परीक्षा देनी थी वो लोग यहाँ से चले गए थे। अभी उनके लौटने का, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि शहीद स्मारक पर भारी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, कुछ लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर जो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय है उसके बाहर भी बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, यानी सुरक्षा का किसी भी प्रकार से कोई चूक ना रहे, सुरक्षा के में किसी प्रकार कोई चूक ना रहे, उसके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें रखी गई हैं ताकि कोई फिर से ऐसी घटना यहाँ पर ना घटे जिससे और बड़ा इशू या कोई विवाद यहाँ पर नया खड़ा हो जाए। उसके लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार डटा हुआ है। कोशिश यही है प्रशासन की कि जो इनकी मांगे हैं या जो इनकी बातचीत है उस सुलह का एक रास्ता यहाँ पर तैयार कर लिया जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि डीआईजी जो देहरादून के पुलिस कप्तान हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल देर शाम तक एक विकल्प जरूर अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जा रहा था ताकि उनकी बातचीत हो सके या सुलह का कोई रास्ता यहाँ पर निकाला जा सके, उनका धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो समाप्त किया जा सके। लेकिन अब किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग अंदर बैठे हैं वो अंदर ही रहेंगे। किसी भी रूप से अनाधिकृत रूप से किसी और व्यक्ति को भी यहाँ नहीं घुसने दिया जाएगा क्योंकि धारा 144 शहीद स्मारक के उसके आसपास प्रदर्शन में लग चुकी है। ऐसा समझा जा सकता है कि अभ्यर्थियों की जो परेशानियां और बढ़ने वाली है, जो सरकार प्रशासन की जो चुनौतियां वो भी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हसना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। महाराष्ट्र के नासिक जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे की क्या रही वजह बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि नासिक में एक ऐसा हादसा सामने आया जिसमें टावर वैगन की चपेट में आने से 4 लोगों की जो ट्रैकमैन है, रेलवे ट्रैकमैन, उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दरअसल टावर वैगन का उपयोग बिजली खंडों में ओवरहेड उपकरण के रखरखाव के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना लासलगांव और उगांव स्टेशन के बीच की है और यह घटना तकरीबन सुबह 5:45 पर यह हादसा हुआ है जिसमें लालगांव में एक टावर वैगन की चपेट में आने से वहां पर मौजूद 4 रेलवे ट्रैकमैन की मौत हो गई। जिसके बाद वहां पर जो है बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए सभी कर्मचारी रेलवे के गैंगमैन हैं जो रेलवे ट्रैक की मरम्मत के काम में लगे थे। वहीं टावर वैगन ट्रेन लाइट फिक्सिंग इंजन गलत डाइवर्जन से लासल गांव की तरफ से उगांव की ओर जा रहा था जिसने चारों को अपना निशाना बना लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने वैगन ट्रेन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन निकांत के साथ धी राजपूत, इंडिया वॉइस। सीतापुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी है। इस टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में चाचा भतीजे सहित एक अन्य की मौत हो गई। आपको बता दें ये पूरा मामला सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र का है जहां पर 3 युवक मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहे थे। ये युवक सिधौली में एक शादी समारोह में आए थे और वहीं से अपने घर वापस जा रहे थे। ये घटना जो है वो सिधौली बिस्वामार की है जहां पर एक डंपर ने इस मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिसमें इन तीनों मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और एक अन्य युवक को स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया जहां डॉक्टरों ने उसे परीक्षण के दौरान मृत घोषित कर दिया। जब इसकी सूचना परिजनों को हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। जौनपुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी विवेक कुमार ने। जौनपुर में एक बार फिर गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। वही मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल। गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने जो है सभी गौ तस्करों के पास से 3 मोबाइल, मोटरसाइकिल, नकदी पैसे, तमंचा
कारतूस और लोहे के राड और चाकू को बरामद किया है। बताया जाता है कि तीनों जो है गौ तस्करी का काम करते हैं और पुलिस ने जो है इन्हें खुटान थाना क्षेत्र के गभीरन बाजार के समीप से जो है गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जाता है कि पुलिस बीती रात जो है अपराध की रोकथाम, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चला रही थी, तभी पुलिस जो है आपस में बातचीत कर रही थी। मुखबिर खास की सूचना मिली कि बाइक से 3 लोग जो है पशु तस्कर हैं वो जौनपुर की तरफ जो आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पशु तस्करों ने पुलिस पर जो है फायरिंग झोंक दी। वहीं पुलिस ने जवाबदेही फायरिंग करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में एक तस्कर के पैर में गोली लगी हुई है। पूरा मामला जो है खुटान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। बदायूं में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल में एक महिला का शव मिला है और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के थाना बिनावर क्षेत्र के एक गांव है मोमदी, जहां पर एक महिला, अज्ञात महिला का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं इस बात की सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने महिला का शव कब्जे में ले लिया है। अब देखना यह होगा कि जिस महिला का, अज्ञात महिला का शव है वो कहाँ, किसका है और किसने यहाँ पर लाकर उस महिला की हत्या की है। वहीं पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बदायूं जिले के जो बिनावर है वहाँ के थाना क्षेत्र के गांव है मोमदी, वहाँ के जंगल में एक सरसों के खेत में उस महिला का शव पाया गया है। इसके लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि जो महिला की मृत्यु हुई है वो क्यों की गई है और किसने की है। पुलिस कब तक इसका पता लगा पाती है, आरोपी को कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। रायबरेली में एक कलयुगी बेटे और बहू का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है ये वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। बड़े ही लाड प्यार और दुलार के साथ लोग अपने बच्चे की परवरिश करते हुए ये ख्वाहिश का सपना सजाते हैं कि बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अगर वही बच्चा बुढ़ापे के दौरान माँ बाप पर अत्याचार व प्रताड़ना दे तो इसे देसी भाषा में कलयुगी पूत कहा जाता है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर मोहल्ले का सामने आया है, जहाँ बहू व सास में आपसी कहासुनी हुई और दोनों में मारपीट होने लगी तो लड़का भी उसी मारपीट में शामिल होते हुए अपनी मां को मारने पीटने लगा। किसी के द्वारा इस पूरे घटना की वीडियो बना ली गई और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तो अब जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों में तरह तरह की क्रिया प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन इस तरह की घटना लगातार समाज में प्रदूषण का काम करते हैं और इस तरह के लोगों को जो समाज है वो प्रदूषण कहता है। तो अब आपको बता दें कि इस तरह की घटना सामने आने के बाद जो अपनी मां को मारने का वीडियो सामने आया है लड़के द्वारा, इस पर पुलिस ने पूरे मामले को जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की बात कह रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से जो समाज में कुरीतियां फैल रही और बच्चे के द्वारा अपनी मां को मारा पीटा जा रहा है, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अमरोहा में गैंगस्टर के आरोपी की 94 लाख की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान ने। अमरोहा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 94 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है, जहां पर शहर कोतवाली पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर आरोपी साजिया और संजू की 94 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। मुनादी करने के बाद यह संपत्ति कुर्क की गई है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहमद नगर का है, जहां पर नकली करेंसी, नकली चेक और तस्करी करके संपत्ति अर्जित करने वाली आरोपी साजिया उर्फ संजू की 94 लाख की संपत्ति को मुनादी करने के बाद कुर्क किया गया। वहीं थानाध्यक्ष हरीश वर्धन ने जानकारी देते हुए कहा कि अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है, जहां पर जो आरोपी थी उसने फर्जी चेक, नकली करेंसी और तस्करी करके इस संपत्ति को अर्जित किया था। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं और जो आपराधिक गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करने वाले आरोपी हैं, उनके विरुद्ध जानकारी देने की बात की है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई इसी तरह से करने की उन्होंने बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।